गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में। और मैं उज्जवल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। ठीक है, पता है हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे थे, विश्व का भूगोल, जिसमें हमने सबसे पहला पार्ट जो आपका उठाया था वो है एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में जाना, बिग बैंग थ्योरी उसके बारे में जाना, और साथ ही साथ हम धीरे धीरे अब प्लानिट की तरफ हम बढ़ चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, क्लास को शेयर कर देंगे और सभी बच्चे जुड़ जाएंगे जल्दी से। टॉपिक आपको पता ही है, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण है, वरुण है, धूमकेतु, देशांतर एवं अक्षांश, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपका। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और जुड़ जाएंगे सभी क्लास में जल्दी से। ठीक है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है, और एग्जाम में देखो वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके आरआरबी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एएलपी हो सकता है, चाहे वो आपका आरपीआई हो सकता है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर देंगे सबसे पहले, फिर देखते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, पार्ट 2 है ये, उसके हम लगभग 40 क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, 41 क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है 41 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आपसे कह रहा है 41 क्वेश्चन, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आज की क्लास का क्या है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। हेली हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि क्या है? हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि क्या है? ठीक है, देखो मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूं क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या सारी चीजें होती है, क्या मतलब एस्ट्रोनॉमी होती है। देखो ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? सन है। ये क्या है? सन है। ये सन है, ठीक है। और सन के अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन कौन से ग्रह आते हैं? पहले मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या मिलती है? एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट मिलती है। क्या मिलती है? क्षुद्र ग्रह की। यहाँ पे कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं, आप देखोगे तो कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं यहाँ पे, ऐसा करके ऐसे क्या है आपके, कई सारे ये क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, हेलू धूमकेतु, हेली धूमकेतु कब दिखाई देता है? ये लगभग 1986 में दिखा था। 1986 में दिखा था। अब कब दिखेगा? अब दिखेगा 2062 में। कब दिखेगा? 2062 में, क्योंकि 76 वर्ष दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद। कब दिखाई देता है ये? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कब? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, और 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो लेकिन कच्छी अवधि पूछा है, तो कच्छी अवधि क्या होती है? कच्छी अवधि जो होती है वो 75 ईयर। प्रत्येक ग्रह की कच्छी अवधि है आपकी। ठीक है, तो इसकी जो हेली धूमकेतु की जो कच्छी अवधि है वो क्या है आपका? 75 ईयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? जो वही बताया, हेली धूमकेतु है ना, उसकी जो कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। वही क्वेश्चन है कि पृथ्वी से कब दिखाई देगा आपका हेली धूमकेतु। तो वही 2086 में, 2061 में, 2041 में या 2026 में, कब दिखाई देगा बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 और आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट सेकंड है ये आपका, यूनिवर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास में के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो मैंने अभी क्या बताया, 1986 में लास्ट देखा गया था। 76 वर्ष बाद होता है आपका, तो क्या आ जाएगा आपका? 2062। क्या आ जाएगा आपका? 2062। तो 2062 ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? 2061। ठीक है, क्या ऑप्शन में लगाओगे? 2061। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दुर्बलता मंडल का भाग है। अब देखो क्वेश्चन जो आएंगे वो किससे आएंगे आपके? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। किससे? पृथ्वी की
हर एक टॉपिक को क्वेश्चन वाइज दिया गया है आपका, जो जिसके जिसके हिसाब से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। अगर मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करूं तो तीन भाग होते हैं। सबसे पहला होता है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आपका मेंटल, और मेंटल के बाद आपका कोर। ये क्रस्ट को हम भूपर्पटी भी बोलते हैं, भूपर्पटी भी हम बोलते हैं। ये तीन भाग होते हैं, लेकिन आधुनिक जो आपका है उसमें एक नए भाग से किया गया है। पहला आपका लिथोस्फीयर दुर्बलता मंडल आएगा, स्थल मंडल, ऐसे करके किया गया है। तो दुर्बलता मंडल भाग है। और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है आपको, पृथ्वी की अगर मैं त्रिज्या की बात करता हूं तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी, 6371 किलोमीटर। कितनी है आपकी, 6371 किलोमीटर है, ठीक है। दुर्बलता मंडल का भाग है भूप्रावार मेंटल, बी भूपर्पटी प्लस भूप्रावार, या सी भूपर्पटी, या डी भूक्रोड़। बताएंगे, दुर्बलता मंडल का भाग है, जल्दी से बताएं। बताएं जल्दी से, क्या होगा आपका, दुर्बलता मंडल भाग है, तो दुर्बलता मंडल किसका भाग है, मेंटल का। किसका है आपका, मेंटल भूप्रावार, मेंटल, ठीक है। बांटते हैं ना, 0 से लेकर 29 किलोमीटर तक, फिर आपका कई सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, वजन के अनुसार भूपर्पटी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है। वजन के अनुसार भूपर्पटी, देखो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है आपका, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या होती है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक होती है हाइड्रोजन। क्या होती है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या होती है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक होती है हाइड्रोजन। वजन के अनुसार भूपर्पटी, भूपर्पटी मतलब क्रस्ट में ऑक्सीजन का लगभग कितना परसेंट है, ऑक्सीजन का लगभग कितना परसेंट है। देखो, अगर मैं पूछूं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। लेकिन आपसे पूछ रहा है भूपर्पटी में, भूपर्पटी में क्रस्ट, क्रस्ट में कितनी है, क्रस्ट में 46.6%। क्रस्ट के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आती है सिलिकॉन, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद आती है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के बाद क्या आती है, सिलिकॉन के बाद आती है एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। ब्रह्मांड में सर्वाधिक ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा, 21%। और वायुमंडल में सर्वाधिक क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन, 78%। 78% क्या होती है, 78%, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट, मतलब भूपर्पटी को हम क्या बोलते हैं, तीन भाग बताए ना मैंने आपको। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, और मेंटल के बाद आपका कोर। ये क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आपका मेंटल, और मेंटल के बाद आपका कोर, ऐसे करके तीन भाग होते हैं, ठीक है। तो भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी धातु, धातु पूछ रहा है, कौन सी धातु भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखो धातु पूछ रहा है, सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन बताई, फिर सिलिकॉन बताई, और फिर मैंने क्या बताई आपको, एल्यूमिनियम। लेकिन भूपर्पटी में अगर धातु आ जाए तो ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर बताएंगे। देखो मैंने अभी क्या बताया था, भूपर्पटी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, वो मिलता है ऑक्सीजन, 46%, 46% के आसपास। फिर उसके बाद मिलता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन मिलती है आपकी 19% के आसपास, और एल्यूमिनियम कितनी मिलती है, 8% के आसपास की मिलती है। लेकिन धातु पूछ रहा है, तो धातु में क्या आंसर हो जाएगा, धातु में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी।
क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य सोर्स है? कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य सोर्स है? मैग्मा जमीन के अंदर क्या है, देखो, जब भी आप ऊपर की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर क्या होने लगता है? टेम्परेचर घटने लगता है। क्या लगने लगता है? आपका तापमान क्या होगा? आपका तापमान घटेगा। इस बात को याद रखिएगा। जब भी आप वायुमंडल में या ऊपर की तरफ जाते हो, वायुमंडल में कहो या ऊपर की तरफ जाओगे, तो टेम्परेचर क्या होने लगता है? टेम्परेचर घटने लगता है। क्या लगने लगता है? आपका टेम्परेचर घटने लगता है। और जब भी आप पृथ्वी के नीचे की तरफ जा रहे हो, पृथ्वी के नीचे की तरफ जा रहे हो, तो तापमान बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका अगर आपको रीजन पता हो तो आप जरूर ऑफलाइन कमेंट में बताएं। पृथ्वी के नीचे की तरफ जा रहे हो तो तापमान बढ़ने लगता है। कमेंट जरूर किया कीजिए करिए, ठीक है? कमेंट करोगे तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपका, ठीक है? तो वही, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी के हम नीचे गए, नीचे पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है आपका, तो सारी चीजें पिघल गई होंगी। तो वही क्या ले लेती है आपकी? वही मैग्मा का सोर्स। यही मैग्मा ऊपर आकर क्या कहलाता है? यही मैग्मा जमीन पर लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? जमीन पर लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? जमीन पर लावा कहलाता है। ज्वालामुखी फटने से आपका मैग्मा निकलता है, वो ठंडा होकर क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य सोर्स है? भूपर्पटी का आंतरिक भाग, भूपर्पटी का बाह्यतम भाग, या सी कोर, या डी मेंटल? बताएंगे जल्दी से, क्या है? जल्दी से बताएंगे। देखो, आप पढ़ती हो ना, एक पृथ्वी की एक और संरचना है आपकी, तीन बोलती हैं हम, एक होती है सियाल, सीमा और निफे। ये तीनों के आधार पर भी किया गया। सियाल मतलब सिलिकॉन की मात्रा अधिक, सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की मात्रा अधिक, और निफे मतलब निकेल एवं फेरस की मात्रा अधिक। तो वही पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? मेंटल। तभी तो आपने देखा होगा, जैसे जैसे मैग्मा जितनी नीचे से आता है तो तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। भूपर्यावरण, अर्थ मेंटल, मतलब मेंटल की बात हो रही है। मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ये आधुनिक विभाजन है। दुर्बलता मंडल है, स्थिर मंडल है, समता समता मंडल तो अलग भाग हो गया, और क्षोभ मंडल भी अलग भाग हो गया। बताएंगे जल्दी से। भूपर्यावरण क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? मेंटल का। मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ये तो वायुमंडल के भाग है, इस बात को याद रखना। वायुमंडल के भाग पढ़ते हो ना, वायुमंडल के भाग में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल। आयन मंडल के बाद क्या होता है? बाह्य मंडल। ये वायुमंडल के भाग है, ठीक है? तो वही पूछा है, भूपर्यावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल। क्या कहा जाएगा? दुर्बलता मंडल उसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान, यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। एस्थेनोस्फीयर तो उसे क्या कहेंगे? परपटी कहेंगे, प्रावरण कहेंगे, या सी परपटी और कोर कहेंगे, या डी कोर कहेंगे? बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? स्टेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान, यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। परपटी, प्रावरण, या परपटी और कोर, या डी कोर? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपटी, प्रावरण, सॉरी, क्या हो जाएगा? प्रावरण। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? जल्दी से बताएं।
ठीक है, पृथ्वी का भाग, तो अभी मैंने बताया ना 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। दयाल, सीमा और निफी। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। और इसके बीच की जो असंबद्धता होती है वो होती है कॉनरोड असंबद्धता। असंबद्धता। तो वही पूछा, पृथ्वी का बाह्यतम भाग कौन सा है? तो पृथ्वी का बाह्यतम भाग कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम भाग है क्रस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर पाए जाने वाला सघन पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर तो जल्दी से। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला सघन पदार्थ कौन सा है? ऑस्मियम। क्या है आपका? ऑस्मियम। मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु, तांबा। मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? कौन सा विकल्प है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दें। हम जिस पार्ट पर रह रहे हैं ना, महाद्वीप, महाद्वीप किसका भाग है? महाद्वीप है स्थल मंडल का। किसका है? स्थल मंडल का। तो कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो इससे तो कोई मतलब वही नहीं, वायुमंडल के नीचे और वायुमंडल के ऊपर, क्योंकि वायुमंडल का मैंने अलग अलग बताया। वायुमंडल में क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल है, समताप मंडल के बाद आपका मध्य मंडल है। मध्य मंडल है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है, और आयन मंडल के बाद आपका बाह्य मंडल है। बाह्य मंडल, इनके नाम कभी कभार इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है? कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल के नीचे की, हम जिस परत पर रह रहे हैं उसका नाम है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के नीचे वाली परत कौन सी हो जाती है? स्थल मंडल के नीचे वाली जो परत हो जाती है वो हो जाती है दुर्बलता मंडल। कौन सी हो जाती है? इसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हम लिथोस्फीयर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा बी। भूपर्पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी? अभ्रक मतलब माइका। भूपर्पट्टी में पूछ रहा है, भूपर्पट्टी मतलब क्रस्ट में आपकी कितनी मात्रा है अभ्रक की? माइका की मात्रा कितनी है? 24%, 4% या 8% या 12%? अभ्रक की मात्रा कितनी है? बताएंगे जल्दी से। देखो, भूपर्पट्टी में सबसे पहले अभी मैंने बताया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद लोहा, और लोहे के बाद क्या होता है? लोहे के बाद होता है अभ्रक। तो अभ्रक की जो मात्रा है वो कितनी परसेंट है? अभ्रक की मात्रा 4%। क्या है? अभ्रक की मात्रा कितनी है? अभ्रक की मात्रा है 4%। कितनी है? 4%। ठीक है, ये 46 है। और सिलिकॉन कितनी होती है? सिलिकॉन जो होती है वो होती है 27। ऐसे करके ये 8% है आपके आसपास, ये 5%। ठीक है, तो वही अभ्रक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व, अभी बताया है। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। बताएं जल्दी से क्या है? देखो, इसमें क्वेश्चन पढ़ लेना, भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व। अभी धातु पूछी थी। क्या पूछी थी? धातु। ठीक है, तो दूसरा आपका सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है?
दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। अभी मैंने बताया पहला ऑक्सीजन है और दूसरा कौन सा है? दूसरा सिलिकॉन है। ठीक है। भूपर्पाटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अब धातु पूछ रहा है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ए एल्यूमिनियम, बी कैल्शियम, सी लोहा या डी सोडियम? बताएंगे जल्दी से। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु कौन सी है? धातु है एल्यूमिनियम। अगर पूछे सर दूसरी, देखो पहली ऑक्सीजन, दूसरी सिलिकॉन और तीसरी एल्यूमिनियम। पहली धातु पूछे तो कौन सी है? एल्यूमिनियम। दूसरी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में तत्व पूछे तो कौन सा? सिलिकॉन। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, आचार शास्त्र या डी भूगर्भ शास्त्र? पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपका? भूगर्भ शास्त्र। क्या जाता है? भूगर्भ। जीव विज्ञान बायोलॉजी होती है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। धातुएं से पाई जाती हैं। धातुएं पाई जाती हैं। ए आंतरिक रोड से, बी पृथ्वी का आवरण, सी नदी का जल या डी भूपर्पटी। भूपर्पटी मतलब क्रस्ट। क्या है आपका? क्रस्ट। क्या है आपका? क्रस्ट। तो धातुएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 का आंसर देंगे जल्दी से। धातुएं कहां से पाई जाती है? तो अभी मैंने बताया था धातुएं कहां से पाई जाती है? क्रस्ट से। कहां से पाई जाती है? क्रस्ट से। आंतरिक करोड़ होगा नहीं, पृथ्वी का आवरण नहीं, नदी का जल नहीं। ठीक। पृथ्वी के प्रस्तर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, अभी बताया मैंने क्वेश्चन 57। पृथ्वी के प्रस्तर मतलब क्रस्ट, क्रस्ट में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। प्रचुर मात्रा में देखो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद लोहा और लोहे के बाद अभ्रक। तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा मिल रहा है? सबसे प्रचुर मात्रा में मिल रहा है ऑक्सीजन। ठीक है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है ब्रह्मांड, वो सॉरी हाइड्रोजन। सिलिकॉन भूपर्पटी में दूसरा सबसे अधिक तत्व मिलने वाला तत्व। भूपर्पटी में सेकंड सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व। कार्बन किसी से भी क्या कर लेता है? आपका क्रिया कर देता है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 देंगे, पढ़ेंगे पहले। अब जो टॉपिक है वो लॉन्गिट्यूड एवं लैटिट्यूड से संबंधित है, अक्षांश एवं देशांतर से। 58 क्वेश्चन कह रहा है अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है? कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है? तो देखो, ए कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, बी अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में है, या मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा समानांतर रेखा उनके स्थान से सम्मिलित नहीं है? बताएंगे जल्दी से। देखो एक बार इधर देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं मानूं तो ये अर्थ है। ये क्या है आपका? अर्थ। ठीक है। अर्थ में बीचों बीच से खींची गई रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं हम इसको? भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी और मध्य मतलब पृथ्वी के बीचों बीच में से खींची गई रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58, 58 में देखो, ठीक है, देखो अब ये इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, एक बार समझ लेंगे तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर जब भी हम जाते हैं 0 डिग्री से ऊपर तो हम लिखते हैं नॉर्थ, और जब भी हम नीचे की तरफ आते हैं तो लिखते हैं साउथ। तो यहां पर ऐसे ही एक और अक्षांश रेखा है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक और नीचे रेखा है 23.5 डिग्री पर, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फिर आती है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ, और फिर आता है आपका 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोला जाता है आर्कटिक व्रत। क्या बोला जाता है? आर्कटिक व्रत। और इसको बोला जाता है अंटार्कटिक व्रत। और फिर एक और बचता है जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं सदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव, और इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। अब देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल सही है। जो कर्क रेखा है वो कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि मैंने क्या बताया, भूमध्य रेखा के उत्तर वाला हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में राइट आंसर सही है। अंटार्कटिक व्रत भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सा है आपका? अंटार्कटिक व्रत, ये भी सही है। आर्कटिक व्रत भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये भी सही है। लेकिन मकर रेखा आपकी पूर्वी गोलार्ध में नहीं, मकर रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध में है। कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देशांतर एवं अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देशांतर कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरीय रेखा को संदर्भित करते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। कौन सा गलत है देशांतर और अक्षांश के बारे में? 59 का आंसर देंगे जल्दी से। देखो, 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरी रेखा, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर है, ये भी सही है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, ये भी सही है। ठीक है, ये गलत है। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 360। देशांतर की संख्या 360। ठीक है, बसंत विषुव महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय क्या है? बसंत विषुव एवं महाविषुव रात दिन कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्या होते हैं? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। तो बताएंगे आपका क्या होगा? दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन एवं रात होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर और 23 सितंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। ठीक है, शब्द विषुव संदर्भित करता है। शब्द जो विषुव है, विषुव को बोलते हैं इक्विनॉक्स, संदर्भित करता है एक समान आकार को। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं। मौसम एक समान अवधि का होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर देंगे। विषुव किसको संदर्भित करता है?
शब्द विषुव संदर्भित करता है। तो विषुव किसको संदर्भित करता है? दिन और रात समान एक अवधि के होते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, 21 मार्च और 23 सितंबर, यहां पर क्या होगी आपकी, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? ये अर्थ, ये बीच में भूमध्य रेखा खींची गई, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य से खींची गई रेखा भूमध्य रेखा। तो 21 और मार्च को, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है, भूमध्य रेखा पर क्या करती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट लंबवत पड़ती हैं आपकी। तभी तो देखा होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है आपका, दिन और रात की क्या होती है, अवधि बराबर होती है। तो वर्ष में 2 बार क्या हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है, बर्तन कहा जाता है, शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है, या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है इसे? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण पर पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विषुव। क्या कहा जाता है आपका? विषुव। जैसे ये है, ये मान लो सन है, फिर ये अर्थ है, कभी एक बार कर्क रेखा पर आएगा, एक बार ऐसे होता है। सबसे पहले भूमध्य रेखा पर, ये अर्थ है पूरी, फिर अर्थ आ जाएगी कर्क रेखा पर, फिर अर्थ घूमकर आएगी भूमध्य रेखा पर, और फिर अर्थ कहां पर चली जाएगी, फिर अर्थ चली जाएगी, वास्तविकता में अर्थ घूम रही है, अर्थ कहां पर आ जाएगी, मकर रेखा पर। मतलब स्थिति देखें तो इस प्रकार है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य यही वर्ष भर रहता है। किस स्थिति में रहता है? इस वर्ष में रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब पर कर लिए ना, तो ठीक है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है, बताएं जल्दी से। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा तो वही पृथ्वी के जो बीचों बीच में से खींची जाएगी, वो क्या होगी आपकी सबसे लंबी रेखा। फिर ये अक्षांश क्या होते चले जाते हैं आपके, छोटे होते चले जाते हैं। तो कौन सी है? भूमध्य रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। निम्न में से कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा विकल्प है जो विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है, या दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है। कौन सा विषुव का सबसे अच्छा उदाहरण है? जल्दी से बताएंगे। विषुव का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है? तो कौन सा करता है? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो किस तारीख को माना जाता है वर्ष का सबसे छोटा दिन? तो वो होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। सीधे क्या पड़ती है? सीधे मकर रेखा पर पड़ती है, डायरेक्ट लंबवत। ठीक है, और भारत कहाँ स्थित है? देखो ये अर्थ, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भारत यहाँ स्थित है। और किरणें कहाँ पड़ रही हैं? किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर, मकर रेखा पर। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार होता है? एक विषुव, क्वेश्चन नंबर 67, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार होता है? तो अभी मैंने क्या बताया था,
विषुव कितनी बार होता है? एक वर्ष में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन कहलाते हैं। पूरे ग्रह पर दिन और रात समान हो तो ऐसी स्थिति कब आती है? पूरे ग्रह पर दिन और रात समान हो तो ऐसी स्थिति कब आती है? पूरे ग्रह पर दिन और रात लगभग समान हो तो ऐसी स्थिति कब आती है? तो ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति आती है विषुव में, 21 मार्च और 23 सितंबर को। दिन और रात की क्या होती है? लंबाई बराबर होती है। राइट आंसर सी। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? कौन सा शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? मतलब कौन से शहर से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? कौन से शहर से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, बताएं जल्दी से। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भारत में पड़ता है और भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो कौन सा है? पोंटियानक। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इंडोनेशिया में। इसकी राजधानी जकार्ता हुआ करती है, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में नूसंतारा। कर्क रेखा है, कर्क रेखा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 70। कर्क रेखा कौन सी है, बताएंगे जल्दी से। तो कर्क रेखा कौन सी है? कर्क रेखा देखो इसमें तो नहीं है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक या मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है ना वो। तो कौन से देश में है? वो है यूएसए। कौन से है? यूएसए, वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 72। अभी मैंने बताया था ना 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, दोनों क्या है आपके? दोनों ही क्या है आपकी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो कौन सी है वो? आपका 180 डिग्री ग्रीनविच। कौन सी है? 180 डिग्री ग्रीनविच। डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? भारतीय मानक समय बीचों बीच में से होकर गुजरती है वो रेखा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपकी 82.5 डिग्री है आपकी। कितनी है आपकी वो? 82.5 डिग्री। कितनी होती है आपकी? 82.5 डिग्री आपकी बीचों बीच में से गुजरती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 82 और आधी डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, कहाँ से? के नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। उत्तर प्रदेश है। 5 राज्यों से गुजर कर गुजरती है, 5 राज्य। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय रेखा कितने आगे है? जीएमटी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा कितनी आगे है? जीएमटी से भारतीय मानक समय रेखा कितनी आगे है? तो 5.5 घंटे। कितनी है आपकी? 5.5 घंटे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है आपका? मतलब
एक देशांतर को घूमने में समय लगता है पृथ्वी को 4 मिनट। कितने मिनट लगते हैं आपके? 4 मिनट लगते हैं पृथ्वी को। जैसे आप पढ़ते हो ना, 24 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूम लेती है? 360। 1 घंटे में कितनी घूम लेगी आपका? 15 डिग्री। ठीक है, और 1 मिनट में 4 डिग्री घूम लेती है। ठीक है, तो एक 15 डिग्री और 82.5 है, कितना है आपका? 82.5। तो 15 तो कितना आ जाएगा आपका? 5.5 घंटे। कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। निम्न में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? एस्फॉल्ट, सिस्ट, ग्रेनाइट या बेसाल्ट? अब रॉक से संबंधित आ जाएंगे क्वेश्चन आपके। तो कौन सा आपका सेल का उदाहरण नहीं है? ए एस्फॉल्ट। कौन नहीं है? एस्फॉल्ट। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध नदी पर बनाया गया है, निम्न में से किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध कहां पर बना हुआ है? गुजरात में। कौन सी नदी पर है? सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से। गुजरात। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। यह एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ईट। यह हिमनदों के निक्षेपों से बनी हुई अवसादी शैली है। यह पेट्रोलियम की उत्पत्ति, संरचना और संगठन की से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। पेट्रोलॉजी क्या है? सेलों की जो उत्पत्ति होती है ना, जो संरचना होती है, वो उसकी एक विज्ञान की शाखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 तक थे। ठीक है, और लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की क्लास को हम क्या करेंगे? आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिए करिए, ठीक है, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी में कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, या हमारे व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।